Hello everyone, this is Shruti and welcome to Mentor's Galaxy. We are back again with the third part of your solution chapter. Part 1 और Part 2 हमने YouTube में already upload कर दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है, I would like you to watch that first. So let us firstly see what we have studied till now. Okay? तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था 7 types of concentration. मतलब एक ही सोल्यूशन का हमने 7 तरीके से कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे वो पढ़ा था. उसके बाद हमने देखा था सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, फिर हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने देखा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं और डेसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा था और कैसे डेसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन मिलके डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहे हैं ये हमने वहाँ पे देखा था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गैसेज इन लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा था और उसी के रिलेटेड हमने एक लॉ पढ़ा जो कि था हेनरीज लॉ. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया, गैसेज इन लिक्विड पढ़ लिया, अब बचा क्या, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. ओके, उसके बाद हम इसके रिलेटेड एक लॉ पढ़ेंगे, राउल्स लॉ. फिर एजियोट्रोप्स क्या होता है वो देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देखेंगे. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसका सेकेंड टाइप अगर टाइम बचता है तो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन. ओके, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है. मान लो आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने 2 टाइप के लिक्विड डिसॉल्व किए. ठीक है, आपने क्या किया, 2 टाइप के लिक्विड डिसॉल्व किए. ठीक है, यहाँ पे आपका टाइप ए है और यहाँ पे आपका क्या है, टाइप बी है. ये वाला मान लो आपका टाइप बी है. ओके, अब ये सोल्यूशन तो मिसिबल सोल्यूशन है. कैसे सोल्यूशन है ये, कि आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं रहेंगे, ये सब मिल जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे टाइप की सोल्यूशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि मिसिबल है और वोलाटाइल है. क्या है, वोलाटाइल है. वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब ऐसे सोल्यूशन जो कि बहुत उड़ना पसंद करते हैं. मतलब आपने उसको अगर बीकर में लिया, यहाँ पे मान लो ये एक सोल्यूशन है, ये क्या है, सोल्यूशन है, लिक्विड में हमने लिया हुआ है इसको. अब ये क्या करेगा, ये बहुत वोलाटाइल है. वोलाटाइल मतलब क्या है, ये सोल्यूशन में रहना प्रेफर उतना नहीं करेगा, ये साथ साथ पे उड़ना भी पसंद करेगा. उड़ना पसंद करेगा मतलब ये उड़ के गैस मॉलिक्यूल में भी यानी कि वेपराइज हो जाना भी पसंद करेगा. क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में तो रहेंगे ही, साथ साथ में क्या रहेंगे, इवापोरेट होके या फिर वेपराइज होके वो सारे गैसेस में भी प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, अब देखो आपने कोई सा एक सोल्यूशन लिया, अब उसका वो सोल्यूशन का कितना पार्टिकल गैस में रहेगा, कितना पार्टिकल सोल्यूशन में रहेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा. ये पता करने के लिए हमारे पास है राउल्स लॉ. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. राउल्स लॉ क्या बोलता है हमें, राउल्स लॉ बोलता है कि मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है लिक्विड्स का. कैसे सोल्यूशन है, वोलेटाइल लिक्विड्स का आपके पास सोल्यूशन है. तो जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर यानी कि ऊपर में ये सोल्यूशन के ऊपर जितना भी पार्शियल प्रेशर होगा एक एक कंपोनेंट का, कोई भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का. ठीक है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आया तो समझेंगे अभी अच्छे से, रुको. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर, मान लो आपका ये जो है ये कंपोनेंट 1 है और ये कंपोनेंट 2 है. ब्लू वाला कंपोनेंट 1 है और रेड वाला कंपोनेंट 2 है और 2 वाला जो है वो सल्यूट है. हमने क्या माना, 2 वाला सल्यूट है और फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्वेंट है. ठीक है, इतना हमने मान लिया. अब देखो हमने बाई चांस सल्यूट के बारे में पढ़ना है और हमें जानना है कि ये जो प्रेशर ऊपर में है, कुछ ना कुछ गैसेस है तो कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा. ठीक है, अगर कुछ गैसेस हैं ऊपर में तो मतलब वो कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा. और गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन मैं आपको बता दूं, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हम मोल फ्रैक्शन में यूजुअली मेजर कर सकते हैं, पर यूजुअली हम उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर में करते हैं कि वो कितना गैस उसमें प्रेजेंट है, ये हम उसका प्रेशर में मेजर कर लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक गैस का कितना प्रेशर है उससे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेते हैं. तो चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है राउल्स लॉ में. राउल्स लॉ बोल रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर ले, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मतलब सिर्फ उसी कंपोनेंट का प्रेशर, अगर बाकी सारे कंपोनेंट ना रहे, सिर्फ एक ही टाइप का कंपोनेंट रहे, तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, उस कंपोनेंट के इन द सोल्यूशन. मतलब ये वाला पार्ट जो है वो गैस के बारे में बता रहा है
और ये वाला पार्ट जो है वो आपका लिक्विड्स के बारे में बता रहा है ना। तो आपको ये वाला साइड गैस के बारे में बता रहा है और ये वाला साइड लिक्विड के बारे में बता रहा है। अब ध्यान दो, इसको समझते हैं और डिटेल्स में। ये पार्शियल प्रेशर चीज क्या होती है? पार्शियल प्रेशर मतलब मान लो आपने कंपोनेंट 2 के बारे में निकालना है। यहाँ पे कंपोनेंट 2 में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर मतलब क्या? ये जो ब्लू वाले जो बॉल्स है, बाई चांस मैंने इसको सबको हटा दिया, ये ब्लू वाले को सबको मैंने हटा दिया, तो सिर्फ ये रेड बॉल की वजह से कितना प्रेशर बन रहा है ऊपर, यानी कि वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें कंपोनेंट 1 का निकालना हो तो क्या होगा? कंपोनेंट 2 को हम इग्नोर कर देंगे, ये रेड वाले बॉल्स को इग्नोर कर देंगे। अब क्या है? इग्नोर कर देंगे। और अब ये सिर्फ ब्लू वाले से जितना पार्शियल प्रेशर बन रहा है उसको हम लोग, जितना भी प्रेशर बन रहा है उसको हम लोग बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो यही बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का हम लेते हैं वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है। जितना भी ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है इसका जो मोल फ्रैक्शन जो बनेगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो एक चीज, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है पता है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। और ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे होता है ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट कंपोनेंट। ठीक है, हमने 2 क्या लिया था? सल्यूट लिया था ना। तो यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट कंपोनेंट। अब ये क्या बला है? ये है आपका, देखो बाई चांस आपके पास ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है आपके पास, ये एक लिक्विड है और यहाँ पे आपने सिर्फ सल्यूट कंपोनेंट ही लिया, मतलब जो आपका सल्यूट वाला जो पार्ट था, सल्यूट वाला जो लिक्विड था, आपने सिर्फ वो वाला लिक्विड लिया। ये लिक्विड का अगर सिर्फ अकेले कितना वेपर प्रेशर बनेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोल देते हैं पार्शियल सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट कंपोनेंट। ठीक है, ये जो नॉट लग जा रहा है ऊपर में, ये ऊपर में जो ये नॉट लग जा रहा है, ये नॉट को हम लोग बोल देते हैं प्योर कंपोनेंट। जब भी ये नॉट लग जाए तो मतलब समझ जाओ कि उस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर उसको प्योर सोल्यूशन लेंगे उसका तो कितना वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, ये आपका बन गया राउल्स लॉ का इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? राउल्स लॉ का इक्वेशन। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो कंपोनेंट 1 का, यानी कि अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना हो इस टाइम, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P1 मतलब सॉल्वेंट अगर अकेले हम ले तो उसका प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका हो गया 2 इक्वेशन जो कि राउल्स लॉ से आपका निकलता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी जेईई मेंस में काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, एक मिनट, हम डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर जो बना सोल्यूशन के ऊपर, जितना टोटल वेपर प्रेशर बना वो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के एडिशन से बनेगा, है ना। जो भी टोटल वेपर प्रेशर ऊपर में बना वो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के प्रेशर को अगर एड अप कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो हमने P1 का वैल्यू क्या निकाला था? P1 का वैल्यू P1 नॉट इंटू x1 निकाला था, प्लस P2 का वैल्यू क्या निकाला था? P2 नॉट इंटू x2 निकाला था। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। अब देखो एक चीज, हमने एक चीज और पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन, सभी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स को अगर हम मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ से अगर मुझे x1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का अगर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला तो क्या होगा? 1 माइनस x2 हो जाएगा। चलो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। P1 नॉट है, x1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस x2। ठीक है, प्लस P2 नॉट इंटू x2। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे देखो,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 नॉट, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, इसका ब्रैकेट को खोल दिया, ये जो ब्रैकेट था यहाँ पे, इस ब्रैकेट को मैंने खोला, और फिर ये x2 को, x2 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे है, तो मैंने x2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि टोटल वेपर प्रेशर जो ऊपर बन रहा है सोल्यूशन के, वो किसके इक्वल होगा, P1 नॉट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले लो, और यहाँ पे क्या है, प्योर सल्यूट के वेपर प्रेशर से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस कर दो, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ले लो। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा कि बार बार आपको ये डराइव ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़, ये आपने यहाँ पे पढ़ा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर जो है, ये देखो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, कंपोनेंट 1 के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर को। और ये क्या होता है एक्चुअली में, इंडिपेंडेंट होता है उसके नेचर के, मतलब आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एसीटोन ले लिया, आपने इथेनॉल ले लिया, आपने कोई सा भी लिक्विड ले लिया है, आपको वो फर्क नहीं पड़ता है, आपका बस मोल फ्रैक्शन यहाँ पे काम आता है, वो भी सिर्फ सल्यूट का। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सल्यूट वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मतलब लीनियरली क्यों वैरी कर रहा है, देखो मैं यहीं पर समझाती हूँ। यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखा हुआ है PT, और यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसको अगर हम लोग अगर अरेंज करके लिखने की कोशिश करें तो किस फॉर्म में है ये, समझे, अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में है, ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, y क्या है यहाँ पे, PT है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर है, c क्या है, इंटरसेप्ट कौन सा है, ये P1 नॉट है, और स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये लीनियर आएगा। ठीक है, किसके वर्सेस किसका ग्राफ होगा, ये PT वर्सेस किसका ग्राफ होगा, x क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे PT वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ऐसा ग्राफ तो नहीं होगा, सॉरी, ये ग्राफ होगा ऐसे, क्योंकि इसका कुछ इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट क्या है आपका, P1 नॉट, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा P1 नॉट, और आपका जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase in mole fraction of component 1, मतलब आपका जो टोटल वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, प्लस साथ साथ में वो कितना वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के बन रहे हैं, दोनों कंपोनेंट के कितना वेपर प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो आप इक्वेशन देख के ही ये सारे कंक्लूजन याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये वाला जो इक्वेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज समझना है। ठीक है, हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा अभी, ये जो आपका प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, यहाँ पे सल्यूट ले लिया मैंने, सल्यूट का अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूँ, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ऑफ द सल्यूट, साथ में मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा। देखो जब मोल फ्रैक्शन जीरो रहेगा तो ये पी भी जीरो रहेगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी जीरो रहेगा, रहेगा ना। मोल फ्रैक्शन अगर जीरो पुट करते हैं वैल्यू तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब जीरो, अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो रहेगा एक्स एक्सिस में, तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। मतलब हमारा शुरुआत यहाँ से होगा, ठीक है, शुरुआत जो है वो ओरिजिन से होने वाला है। उसके बाद देखो जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर को बढ़ा रहे हो यहाँ पे, सॉरी जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हो इस सोल्यूशन में, मान लो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया, जितना था उसमें आपने और एड ऑन करना शुरू कर दिया, और ज्यादा सोल्यूट आपने डालना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, जितना ज्यादा आप सोल्यूशन में सोल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितना ज्यादा सोल्यूट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए धीरे 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 धीरे, और कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, तो धीरे 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 ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, आपको पता है मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। इट कैन बी इक्वल्स टू 1 बट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। और इसी के साथ अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप वो बोलोगे मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर आप बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो आपको एक चीज पता है कि आप जितना भी आगे बढ़ लो एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे बाई चांस आपने बढ़ते 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 1 पे आपने रीच कर लिया, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है आपका ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 है। अब इससे ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन आप बढ़ा नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे जब x2 का वैल्यू 1 हो गया, x2 का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो गया तो क्या होगा, राइट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, P2 नॉट बन जाएगा, और यहाँ पे P2 क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू P2 नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका P2 का वैल्यू कितना आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर का यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, P2 नॉट। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसका वैल्यू कितना है आपका, P2 नॉट है। मतलब आप बोल सकते हो ये वाला जो वैल्यू है वो आपका P2 नॉट है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करके इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे आपने अगेन लिया है y एक्सिस में वेपर प्रेशर ले लिया, और x एक्सिस में आपने लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हमने मोल फ्रैक्शन लिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 लिया था, ठीक है, यहाँ पे हम बस मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब देखो सिमिलरली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूं कंपोनेंट 2 के लिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 का प्योर वाला इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। यहाँ से अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा, ये कुछ जाके यहाँ पे टच कर लेगा, ठीक है, धीरे 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 बढ़ेगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और इसी का ये जो वैल्यू यहाँ पे जो कोरिस्पॉन्डिंग है, मान लो ये दोनों ही y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये भी y एक्सिस है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ये कितना होगा, y एक्सिस पे ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये होगा P2 नॉट, अभी हमने देखा P2 नॉट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसके लिए प्लॉट हो गया ग्राफ। अब देखो मैं इसी ग्राफ में अगर मैं कंपोनेंट 1 का प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कंपोनेंट 1 का प्योर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अब देखो कंपोनेंट इस टाइम पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये 2 का था, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 की बात कर रहे थे हम यहाँ पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन 1 लूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू 1 है, और इधर पे मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू
0। अब ये मैंने क्यों किया, देखो आपके पास जब भी एक सोल्यूशन है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास दोनों है, एक कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिया और साथ में कंपोनेंट 2 लिया। आप क्या कर रहे हो, ये 2 जो है वो सल्यूट है। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का धीरे 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 क्या किया, सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाना शुरू किया। अब देखो सोल्यूशन तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सोल्यूशन मान लो 100 ml पे, ठीक है। आपने क्या किया, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने बढ़ाना है तो आप सोल्यूशन को ऐड करते जा रहे हो, पर ml 100 ml को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, सोल्यूशन को जैसे बढ़ा रहे हो, सोल्यूट को जैसे बढ़ा रहे हो, आपको क्या करना है, सॉल्वेंट को डिक्रीज करते जाना है। जैसे जैसे आप सोल्यूट को बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्वेंट आपका डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ेगा आगे। तो एक टाइम पे जब जब आपका सोल्यूट जो है वो अगर मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर रहा है, मतलब जब मोल फ्रैक्शन इसका 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या है, उस सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सल्यूट ही प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 अगर कंपोनेंट 2 अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, उस सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 ही प्रेजेंट है, प्योर कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है, ठीक है। उसी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अब अगर मैं ले लूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, इस टाइम पे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 अगर 1 है तो उस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 क्या होता है, 0 होता है। x1 प्लस x2 क्या होता है, 0, सॉरी x1 प्लस x2 1 होता है। x1 प्लस x2 आपका 1 होता है। अगर आपने 2 को अगर 1 लिख दिया तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। समझ में आया ये चीज, समझ में आया ये चीज। चलो अब आगे देख रहे हैं। तो आपने ये चीज समझा, जैसे जैसे हम कंपोनेंट 2 को बढ़ा रहे हैं कंपोनेंट 1 धीरे धीरे कम हो रहा है। या फिर अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट 1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो कंपोनेंट 2 धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो एक बात समझो, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है जब 0 रहेगा उस टाइम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमने देखा 1 प्लस 2 कितना है, मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन 2 को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में अगर x2 0 है तो x1 कितना होगा, 1 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट पे देखो, जहाँ पे x2 अगर 1 हो गया तो x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसीलिए ये चीज लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब अगर कंपोनेंट 1 के लिए हमें प्लॉट करना है, ये वाले के लिए अगर हमें प्लॉट करना है तो देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जब P1 जब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अगर 0 है तो P1 क्या होगा, 0 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 0 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस वाले पॉइंट में देखो अगर 0 है तो P भी 0 हो जाएगा, P1 भी 0 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और इसी के साथ जाते 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 यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिर आपका क्या निकल के आएगा, ये पॉइंट क्या निकल के आएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा P1 नॉट के। किसके इक्वल हो जाएगा ये, P1 नॉट के, ठीक है। ये चीज समझ में आया कैसे हमने दो ग्राफ बनाए। ये वाला रेड वाला जो है वो कंपोनेंट 1 के लिए है और ये जो ब्लू वाला है वो आपका कंपोनेंट 2 के लिए है। अब देखो ये जो यहाँ से अगर मैं ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ जो कि इन दोनों को मैच कर रहा है, मिला रहा है, ये लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन जो होता है वो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होता है। समझ में आया, आई गेस समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। ये ग्राफ बच्चों को अक्सर डाउट रह जाता है कि ये ग्राफ ऐसे कैसे आ रहा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने सोल्यूशन बना लिया, हमने यहाँ पे सोल्यूशन बना लिया। सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन तो हम आराम से निकाल सकते हैं, पर सॉल्व ये जो गैस फेज में है, जो है गैस फेज के मॉलिक्यूल्स का हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे,
मतलब गैस फेज में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालने का अपन के पास फॉर्मूला है, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमें 1 निकालना है, कंपोनेंट 1 का अगर हमें निकालना है तो उसका एक इक्वेशन है हमारे पास, P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैसियस स्टेट। ये जो Y है ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैसियस स्टेट है, इनटू प्रेशर, टोटल प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे टोटल प्रेशर है वो। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट 2 का प्रेशर इक्वेट करोगे तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर। और आपके पास ये तो है ही कि P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना। तो आप इसी के साथ क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द गैसियस स्टेट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आप जब राउल्स लॉ पढ़ रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा हेनरीज लॉ से भी मैच कर रहा है ये। क्यों, देखो यहाँ पे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू टोटल, सॉरी, प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अब देखो ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देखो, दोनों कुछ कुछ एक जैसा लग रहा है। यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, बस डिफरेंस क्या है, के एच की जगह पे क्या है, यहाँ पे पी नॉट है, ठीक है, के एच की जगह पे क्या है, पी नॉट है, ये पी नॉट यहाँ होगा, पी नॉट है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जब भी के एच का वैल्यू पी नॉट के इक्वल हो जाए तब क्या बन जाएगा, हेनरीज लॉ बन जाएगा, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ क्या बन जाएगा, राउल्स लॉ बन जाएगा। सॉरी, राउल्स लॉ बन जाएगा यहाँ पे आपका। तो हम बोल सकते हैं हेनरी, सॉरी, राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हम बोल सकते हैं ये जो राउल्स लॉ है इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। यहाँ पे हम बोल सकते हैं राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ होता है। समझ में आया, चलो आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हम पढ़ेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स इन लिक्विड हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा माइनर चेंज करके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं, आपके पास एक सॉल्वेंट है, वाटर है, वाटर आपने लिया, उस सोल्यूशन का सॉरी, वाटर का लिक्विड फॉर्म में तो वो प्रेजेंट हो गई, साथ में मैंने बोला कोई भी लिक्विड सिर्फ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, उसका वेपर भी बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर भी बनता है, तो ये सारे गैस में भी प्रेजेंट है इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स गैस में भी प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हो, इसमें आपने डाल दिया कोई नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल आपने एक सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया आपने, ठीक है। ये रेड वाला बॉल्स जो है ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। जैसे ही आपने डाला क्या होगा, इसके सरफेस में पहले सारे वोलाटाइल सोल्यूट, सारे वोलाटाइल पार्टिकल्स थे, और जैसे ही आपने सोल्यूट डिसॉल्व किया, नॉन वोलाटाइल डिसॉल्व किया, मतलब क्या है, ये जल्दी उड़ना नहीं पसंद करेंगे, इनको उड़ना पसंद नहीं है, ये सोल्यूशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये रेड बॉल्स डाले, मतलब आपने कोई दूसरा सोल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाले थे, ये जो उड़ना चाहते थे, ये अब उड़ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो सरफेस है, ये सरफेस रेड वाले ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, इनके सरफेस को ये रेड वालों ने ब्लॉक कर करके रखा हुआ है, ठीक है। ब्लू वाले इजीली, जितने आसानी से पहले ऊपर उड़ जा रहे थे और वेपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, अब नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर इनका जो था वो कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डालेंगे किसी भी वोलाटाइल सोल्यूशन में, तो फिर वोलाटाइल लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो अब ये जो डिक्रीज कर रहा है, ये नेचर ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
मतलब सल्यूट क्या है, क्या ले रहे हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो वोलाटाइल है कि नहीं ये आपको जानना है। अगर वो वोलाटाइल नहीं है, कम वोलाटाइल है, तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट को उड़ने नहीं देगा, वो ऊपर वेपराइज होने नहीं देगा, उससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन आपका क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन हम ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जिनका जो डेल्टा मिक्स है, वो इंथैल्पी ऑफ डेल्टा मिक्स जो है वो 0 होगा, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन इक्वल होगा ए बी इंटरेक्शन के। इसका मतलब क्या है, समझाती हूँ। देखो, जब भी आप दो लिक्विड ले रहे हो, यहाँ पे लिक्विड ए है, यहाँ पे लिक्विड बी है, जब इन दोनों लिक्विड को आप आपस में मिलाओगे तो इनका अगर इंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, इंथैल्पी डेल एच अगर चेंज नहीं हो रहा है, और साथ ही में डेल वी भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे आपने 10 ml लिया है ए का, 10 ml बी का लिया है, मिलने के बाद अगर वो सिर्फ 20 ml का ही बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले भी टोटल 20 था, अभी भी टोटल 20 है। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम भी अगर चेंज ना हो और साथ में ए बी बी इंट्रैक्शन, ये ए बी बी इंट्रैक्शन क्या है देख लो, यहाँ पे बताती हूँ। अगर ये सारे चीजें अगर हो गई तो क्या होगा, वो आइडियल सोल्यूशन हम बोलेंगे। लेकिन अगर इसका इंथैल्पी और वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये ए बी बी इंट्रैक्शन समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ये रेड बॉल्स ए है, ब्लू बॉल्स बी है। अब देखो ये कुछ इंट्रैक्शन होते हैं, लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ए इंटरेक्ट करेगा, ये रेड वाला रेड वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, ब्लू वाले के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जब रेड और ब्लू एक साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे इंटरेक्ट करे कि इनका जो इंटरेक्शन है वो सेम रहे, कि आपस में जितना इंटरेक्ट कर रहे हैं उतना ही ए बी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उतना ही वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब ये इक्वल रहेगा तब उसको क्या बोल देंगे हम, आइडियल सोल्यूशन। पर अगर ये इक्वल ना रहे, मान लो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया और अपने टाइप के मॉलिक्यूल के साथ मस्त अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर जब ए और बी का इंटरेक्शन का बात आ रहा है तब वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, और उस सोल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोल देंगे। अब देखो आइडियल सोल्यूशन का कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, बेंजीन और टोलुइन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, आइडियल सोल्यूशंस के। अब ध्यान दो आप एक चीज, यहाँ पे जितने सारे लिक्विड के पेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे एक ही टाइप के हैं। ये देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या है, सारे ये क्या है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन क्या है, ये दोनों आर एक्स टाइप के कंपाउंड है, मतलब हेलो एल्केन्स है। और बेंजीन और टोलुइन क्या है, दोनों एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड्स है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक है, ये बेंजीन और ये टोलुइन। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के जो कंपाउंड है उनके बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में भी आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। बेंजीन, दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जितना इंटरेक्शन होगा उतना बेंजीन और टोलुइन के बीच में भी लगभग सेम इंटरेक्शन होंगे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, अब देखो मैंने वो इंटरेक्शन वाली जो बात समझाई थी उसी पे देखते हैं। यहाँ पे मान लो अगर फर्स्ट केस में ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन जो है ये कम हो रहा है और ए इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब ये जो रेड बॉल्स है, मान लो ये रेड बॉल और ये रेड बॉल आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन और ये जो बी मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल भी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ए और बी वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो ए और बी आपस में जो इंटरेक्ट करना था इनको, ये अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में क्या होता है, जब भी सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करे सोल्यूशन में, जब भी सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये जो ए इंटरेक्ट कर रहा है, बी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे क्या होता है, ये दोनों सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके एक इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, और वो भागने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए अब भागना चाहेंगे, ये ए मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट हो गए और यहाँ से ये सोल्यूशन से भाग जाने की कोशिश करेंगे।
सिमिलरली ये बीबी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। और भाग के जाएंगे कहाँ? वेपर फेज में जाएंगे। वेपर फेज में जाके इनका क्या करते हैं फिर ये? वेपर फेज में जाके वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं। वेपर फेज में जाके वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं और उससे क्या होता है, हमने राउल्स लॉ से जितना वेपर प्रेशर निकाला था उससे क्या हो जा रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये ए और बी मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके चुपके चुपके जब वेपर फेज में जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ा के राउल्स लॉ से हमने जितना वेपर प्रेशर लाया था उससे भी ये वेपर प्रेशर को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं जब भी ये ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन ज्यादा होने लगे उससे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है राउल्स लॉ से। ठीक है, राउल्स लॉ से हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, यहाँ पे अगर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, ए बी का इंटरेक्शन, रेड और ब्लू बॉल्स का इंटरेक्शन अगर ज्यादा होने लग जाए तो उस केस में क्या होता है, ये लोग सोल्यूशन में रहना प्रेफर करने लगते हैं। ये लोग सोल्यूशन में रहना प्रेफर करने लगते हैं और उस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर जितना राउल्स लॉ से आना चाहिए था वो भी कम हो जाता है। ये जो सोल्यूशन गैस में भी जो है ये भी क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन में आने की कोशिश करने लगेंगे। तो जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे भी ये कम होने लग जाते हैं वेपर प्रेशर, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या बोल देते हैं इसको? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलो अब हमने पढ़ा पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, वेपर प्रेशर और ऊपर जाके बढ़ा दे रहा है, वेपर फेज में जाके सारे मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर को बढ़ा दे रहे हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या बोला था कि ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथेनॉल और एसीटोन दिया है। यहाँ पे मैं एक इथेनॉल बना लेती हूँ, इथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे मैंने एक और इथेनॉल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और इथेनॉल बना लिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये भी इथेनॉल मॉलिक्यूल है, ये भी इथेनॉल मॉलिक्यूल है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ये जगह है, ये हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे जो बन जाएगा इसको क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना रहे। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये आपस में इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो इंटरेक्शन इनका बढ़ गया। तो मतलब क्या होगा, ये ए टाइप का, ये भी ए टाइप का मॉलिक्यूल है इथेनॉल, ये भी ए टाइप का मॉलिक्यूल है इथेनॉल। ए टाइप का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलके कहाँ चले जाएंगे, चुप चुप के वेपर फेज में चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके वेपर फेज में चले जाएंगे और जाके क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, जाके वेपर प्रेशर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इसी तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन पढ़ लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए, नेगेटिव डेविएशन में आपका जो ए बी टाइप का इंटरेक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए ए टाइप के या फिर बी टाइप के इंटरेक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, फेनॉल और एनालीन का सोल्यूशन। तो ले लेते हैं एक फेनॉल और एक एनालीन। फेनॉल कैसा दिखता है, फेनॉल मतलब बेंजीन रिंग, उस पे OH। ठीक है, एनालीन कैसा दिखता है, एनालीन मतलब आपका मान लो, अच्छा हम यहाँ पे बना देती हूँ मैं, एनालीन यहाँ पे N और H2, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है कुछ, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है कुछ, और ये हाइड्रोजन अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में एक इंटरेक्शन बन गया। अब ध्यान दो यहाँ पे ये फेनॉल है, ये एनालीन है, ये ए और ये बी टाइप का कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। मतलब जो वेपर फेज में थे वो भी अब सोल्यूशन में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब पढ़ेंगे एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं। एजियोट्रोप्स मतलब देखो अब यहाँ पे दो टाइप के हम पढ़ेंगे एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग।
अब मिनिमम और मैक्सिमम किसको बोलेंगे? ऐसे सोल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, ऐसे सोल्यूशन जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्स लॉ से, उसको हम बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ऐसे सोल्यूशन जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हो, उसको हम लोग बोल देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब याद कैसे करेंगे? पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव है, होना चाहिए था पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। मतलब जो भी होना चाहिए था उसका उल्टा ले लो। पॉजिटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम होना चाहिए था लेकिन लेंगे मिनिमम, और नेगेटिव डेविएशन मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव मतलब मिनिमम होना चाहिए था लेकिन आप लोगे क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल देख लो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल आपका इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल आपका नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसे प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट के एक सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि उनके नेचर के ऊपर। मतलब आपने सल्यूट कौन सा लिया है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, पर कितना लिया है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। उसको हम लोग बोल देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके चार टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को कम हो जाना जो होता है वो होगा। और एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों क्या है? आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और इनकी चारों के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं अभी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। पहला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो अब देखो, हमने देखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का सल्यूट के ऊपर। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। हमने पढ़ा था जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो पूरा पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे पढ़ो। एक चीज राउल्स लॉ पढ़ते टाइम ही हमने देख लिया था इक्वेशन, ये क्या कि P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट, पढ़ा था हमने ये, यही था राउल्स लॉ। अब क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ से डेल्टा P निकालना चाहूँ, डेल्टा P मतलब कंपोनेंट 1 का जितना मतलब चेंज इन प्रेशर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा? उसका इनिशियली प्रेशर कितना था? उस कंपोनेंट का इनिशियली प्रेशर कितना था? P1 नॉट था, जब वो प्योर सॉल्वेंट रहा होगा तो उसका इनिशियल प्रेशर है, माइनस अभी उसका प्रेशर कितना है? P1 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेल्टा P, यानी कि चेंज इन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। अब देखो ये P1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P1 के जगह पे ये राउल्स लॉ का ये फॉर्मूला यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। P1 के जगह पे P1 नॉट माइनस x1 इंटू P1 नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है? P1 नॉट दिख रहा है, कॉमन जा रहा है, ले लो कॉमन, 1 माइनस x1। अब क्या होगा? ये 1 माइनस x1 क्या हो रहा है? कुछ याद आ रहा है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये किसका वैल्यू हो गया? x2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, P1 नॉट और ये हो गया x2 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे पास एक इक्वेशन निकल गया, डेल P1 मतलब चेंज इन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, तो अब देखो कि वेपर प्रेशर में चेंज कितना आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आपने एक सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन में इनिशियल वेपर प्रेशर से अभी का जो सोल्यूशन है उसमें कितना वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना सल्यूट डाल रहे हो उसमें। ठीक है, आपने एक सॉल्वेंट लिया वाटर, वाटर पे आपने क्या किया? कुछ शुगर के मॉलिक्यूल डाल दिए, शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, अब इसको डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होता है? इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर के एटम जो है वो यहाँ पे सरफेस पे आके रहेंगे। पहले जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ रहे थे, वेपर प्रेशर पे जा रहे थे, अब नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये कितना कम होगा, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने सोल्यूशन में कितना शुगर के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है,
कितना शुगर के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको अब देखो, ये P को अगर मैं उधर ले जाऊं, डेल्टा P1 इज बाई ये P1 नॉट को मैं इधर लेके आ जाती हूँ, P1 नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डेल्टा P1 बाई P1 नॉट जो है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी की वैल्यू हमने क्या लिया था, यहाँ से क्या लिया था, P1 नॉट माइनस P1 सॉरी बाई क्या हो जाएगा, P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, ये एक इक्वेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे इसको लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा पी नॉट सॉरी डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा P1 नॉट डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, मतलब N1 प्लस N2। ठीक है, अब देखो अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, सल्यूट उसमें एकदम कम होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब आपने सल्यूट एकदम कम डाला हुआ, बहुत डाइल्यूट है वो, मतलब N2 बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको ऐड कर रहे हैं N1 के टर्म्स में N2 अगर लिखे तो वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, N2 बाई N1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N2 मतलब क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन वेट बाई मोलर मास। N2 की जगह पे बाई चांस आपको अगर वेट दे दिया है W2 और मोलर मास दे दिया है M1, तो ये ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा, अगर हम N1 को लिखे तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मोलर मास। ठीक है, ये हो गया आपका। ये इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो कैसा दिखेगा, ये W2 इंटू यहाँ पे M1 सॉरी यहाँ पे तो M2 होगा ना, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, और ये M1 बाई W1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन से आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाले डायरी जो है आपकी, उसमें इसको भी ऐड कर लो। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए देखो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, रुको, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेट ऑफ ग्लूकोज बोल दिया है आपको 100 ग्राम्स है, एंड बोला है व्हाट इज वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा है आपसे, और बोला क्या है
जो कि डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर पे, टू लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ, लोअर द वेपर प्रेशर बाय इतना। मतलब आपको क्या क्या दे दिया है, चलो लिख लेते हैं फटाफट से। क्या क्या दिया है, सबसे पहले वेट ऑफ ग्लूकोज तो आपसे पूछा है, मतलब सल्यूट का जो वेट है वो आपसे पूछा है। और क्या बोल दिया है, सॉल्वेंट का वेट दे दिया है। ठीक है, सॉल्वेंट का आपको वेट दे दिया है 100 ग्राम्स। और क्या दिया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी आपको दे दिया है, कितना दिया है 0.2 mm ऑफ Hg दे दिया है। और देखो गिवन में आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब आपको P1 नॉट दे दिया है, कितना 54.2 mm ऑफ Hg दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और मोलर मास दे दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होता है M2 दे दिया है 100 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब फटाफट से इसको पिछले वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये वाला इक्वेशन लगेगा। देखो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा पी बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, W2 बाई M1, W2 इंटू M1 इंटू M2 इंटू W1। यही पढ़ा था ना हमने, यही पढ़ा था ना। चलो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपका डेल्टा पी का वैल्यू कितना दिया है, 0.2 mm ऑफ Hg। और यूनिट्स आपको लिखते जाना है ताकि आपका यूनिट्स में गलत ना हो। चलो, और वाटर, यानी कि P1 आपको कितना दे दिया है, वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको 52.2 दे दिया है mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W2 कितना दे रखा है, W2 तो हमसे पूछा हुआ है, और M1 का वैल्यू दे दिया है हमें, कितना, M1 का दिया नहीं है, M1 मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है। ठीक है, बाई M2, M2 क्या होता है, M2 मतलब यहाँ पे दे रखा है हमें 180, और क्या दे दिया है हमें, W1 का वैल्यू कितना दिया है 100 ग्राम्स। ओके, चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 18 से 180 कटेगा 10 टाइम्स में, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 बचा, ये चला जाएगा उधर। अब देखो ये यूनिट में देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इस ये दोनों की यूनिट्स कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व करो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.69003। और ये यूनिट यहाँ पे ग्राम बचा, ये ग्राम अगर उधर जाएगा तो यूनिट आपका ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.6, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका जेई मेंस में, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हो उसको आप एक डायरी बनाओ, और डायरी में एक एक करके सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सारे एक फॉर्मूलाज एक जगह करके लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो ये वाली क्वेश्चन, चलो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट दिन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है अब। इंक्रीज वेपर प्रेशर, यहाँ पे देखो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखो ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब हमने भी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like it, do comments and like and subscribe to this YouTube channel. Thank you.